हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मॉडल पेपर को, जो कि सब्जेक्ट रहेगा आपका समावेशी शिक्षा का। ये पेपर आपका टोटल 2 घंटे का होता है। इसमें आपको 2 घंटे का समय मिलता है और ये 50 अंक का टोटल आपका पेपर होता है, यानी कि 50 नंबर का पेपर होता है। यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर के मॉडल पेपर लगातार आपको सॉल्व कराया जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको एक बार सभी पेपर ऑलरेडी मॉडल पेपर दे चुके हैं सभी सब्जेक्ट के। उन मॉडल पेपर को जाकर दोबारा जरूर अटेंड कर लीजिए। अब ये दोबारा से आपको मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं, जिसका पहले पेपर दोबारा से दे दिया गया है और ये दूसरा पेपर है। ठीक है, इसके अलावा मेरिट लिस्ट भी, आपकी जो प्ले लिस्ट है वो भी आपके लिए बना दी गई इसी चैनल पर, तो आप चैनल पर जाकर विजिट कीजिए। प्ले लिस्ट में सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मॉडल पेपर की प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, उसमें सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको दे दिए गए हैं और ये दोबारा से आपके लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको दो मॉडल पेपर अब मिलने वाले हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिभाशाली बालकों की जो इंद्रियां हैं वो कैसी होती हैं, क्या विकसित होती हैं, क्या सामान्य होती हैं, क्या तीव्र होती हैं, फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी जो इंद्रियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा तीव्र होती हैं, यानी कि सही से वो कार्य कर सकते हैं, जल्दी कार्य कर सकते हैं, उनकी इंद्रियां तेज़ी से कार्य करती हैं। इसके साथ ही इस मॉडल पेपर की पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से डाउनलोड करेंगे अभी आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग को क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और क्लास को एंड तक कंप्लीट देखना है, क्योंकि ये मॉडल पेपर आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। परीक्षा आपकी बहुत जल्दी स्टार्ट होंगी, जैसे आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे आपको तुरंत इस चैनल पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। दृष्टि बाधितों की शिक्षा का जो प्रावधान है वो किसमें है? विशिष्ट शिक्षा में, मुख्य धारा में, समन्वित शिक्षा में या फिर सामान्य शिक्षा में? तो प्रश्न संख्या 2 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समन्वित शिक्षा में। ठीक है, दृष्टि बाधितों की शिक्षा का जो प्रावधान है वो समन्वित शिक्षा में है, यानी कि समन्वित शिक्षा के अंतर्गत सभी तरह के बच्चों को जो शिक्षा है वो दी जाती है। तो प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 3 है, दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर आपको बताना होगा। तो दृष्टिबाधितों के लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान है वो आपका देहरादून उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, तो इनके लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान है। किन के लिए? जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, जो बालक आंखों से देखने में अक्षम होते हैं, उनके लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई है उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? क्या व्यक्तिगत ध्यान, क्या संपुष्ट कार्यक्रम, क्या तीव्र गति से अध्ययन या उपयुक्त सभी? तो प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में जो आवश्यक है वो है व्यक्तिगत ध्यान। ठीक है, जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं उनको आपको अलग से देखना होता है, अलग से उन्हें कार्य करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें उन्हें अलग से समझाई जाती हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं पढ़ने में सही होते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए क्या चलाए जाते हैं? तो यहाँ पर आपको बताना पड़ ही जाएगा कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए आखिर चलाए क्या जाते हैं। तो विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए संवर्धन कार्यक्रम चलाए जाते हैं। कैसे संवर्धन कार्यक्रम चलाए जाते हैं? जो स्पेशल बच्चे होते हैं, जो विशिष्ट बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके लिए संवर्धन कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 6, स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? स्कूल के जो बच्चे पढ़ने आते हैं, बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठकर क्लास में पढ़ाई करते हैं, उनमें डिफरेंस होते हैं। किस तरह के डिफरेंस होते हैं? क्या उनमें मानसिक डिफरेंस हो सकता है? क्या शारीरिक भिन्नता पाई जाती है? फिर रुचियों में भिन्नता पाई जाती है? उपयुक्त सभी। तो जो स्कूली बच्चे होते हैं उनके मानसिक भिन्नता भी पाई जाती है उनमें, यानी कि किसी बच्चे का मानसिक विकास अलग तरीके से होगा, दूसरे बच्चे का मानसिक विकास अलग तरीके से होगा। इसी तरह से उनमें शारीरिक भिन्नता भी पाई जाती है। किसी बच्चे का शारीरिक बनावट अलग होगी, किसी बच्चे की शारीरिक बनावट अलग होगी। ठीक है, हाथ, नाक, कान सबकी अलग अलग बनावट होती है। इसी तरह से उनकी रुचियों में भी भिन्नता पाई जाती है। कोई बच्चा किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेता है, कोई बच्चा किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेता है। इसी तरह से हर चीज़ में उनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी कि स्कूल में जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनमें सभी तरह की भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो प्रश्न संख्या डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 7 है, बुद्धि लब्धि मान के जन्मदाता कौन है? ठीक है, जो बुद्धि लब्धि का मान है उसके जन्मदाता कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका टर्मैन। ठीक है, बुद्धि लब्धि का जो मान दिया था, ठीक है, उसके जन्मदाता कौन है? टर्मैन। ठीक है, बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 8 आपका सामने स्क्रीन पर है। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र जो है वो कहाँ पर है। ये आपका यहाँ पर आगरा में। ठीक है, कहाँ पर है? मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपका आगरा में स्थित है। ठीक है, बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 9 है। इसमें आपसे पूछा गया कि अच्छी निर्देशन सेवा होती है, कैसी होती है, ये यहाँ पर आपको बताना होगा। क्या शिक्षक केंद्रित होती है, क्या समाज केंद्रित होती है, फिर बाल केंद्रित होती है। इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो जो अच्छी निर्देशन सेवा होती है वो आपकी बाल केंद्रित होती है। बच्चों को ध्यान में देकर रखकर जो है वो निर्देशन दिया जाता है, जिसे हम अच्छी निर्देशन सेवा कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 10 है। प्राथमिक स्तर के बच्चों का जो आकलन है उसे करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका कौन सा है। जो प्राथमिक कक्षा के बच्चे होते हैं उनका आकलन करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका जो होता है वो उनके पोर्टफोलियो से लगाया जाता है। किससे? पोर्टफोलियो से। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 11 आपके सामने स्क्रीन पर है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, ये एक पुस्तक का नाम है और इसके लेखक कौन है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको बताना होगा। तो इस पुस्तक के जो लेखक, इस किताब के जो लेखक वो हैं हैविंगहर्स्ट। कौन? हैविंगहर्स्ट की एक पुस्तक है, एक सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं हैविंगहर्स्ट। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 आपके सामने स्क्रीन पर है। निर्देशन और परामर्श देने का कार्य आरंभ होना चाहिए, कहाँ से आरंभ होना चाहिए। तो ये आपका उच्च प्राथमिक स्तर से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? कक्षा 6 से 8 के बच्चों से स्टार्ट होना चाहिए यहाँ पर निर्देशन और परामर्श देने का कार्य। ठीक है, बढ़ना अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 है। वाक्दोष के कितने प्रकार हैं। तो आप बताएंगे कि जो वाक्दोष होता है, ठीक है, बोलने में किसी तरह की समस्या होती है, उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो इसके जो टाइप से जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 6। कुल कितने प्रकार होते हैं? वाक्दोष के 6 प्रकार होते हैं। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने स्क्रीन पर है। मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन है। ठीक है, मनोविश्लेषण विधि के जो जनक है उनका नाम है फ्रॉयड, सिगमंड फ्रॉयड। ठीक है, तो मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन थे? सिगमंड फ्रॉयड। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 15 है। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आप उन्हें किस तरह से सिखाएंगे। ठीक है, किसी कोई अनपढ़ माता पिता हैं, ठीक है, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं और आप उन बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाह रहे हैं, तो आखिर आप सिखाएंगे कैसे? क्या उन्हें मार मार कर सिखाएंगे, ठीक है, उनके ऊपर कोई प्रेशर बनाएंगे या अदर कोई मेथड आप उनके ऊपर लागू करेंगे? तो वही चीज़ इसमें आपसे पूछी जा रही है। तो क्या आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे? ठीक है, यहाँ पर रोकेंगे होंगे। आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करने लगेंगे, क्या आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने को मजबूर कर देंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आप उसे मातृभाषा की सहायता से, बच्चे की मातृभाषा, जो बच्चा लैंग्वेज बोल रहा है उस लैंग्वेज की सहायता से अंग्रेजी सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से अब आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं और हमने आपसे कहा था कि हम वीडियो के कहीं ना कहीं बीच में बता ही देंगे कि ये मॉडल पेपर कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। अब टेलीग्राम ग्रुप की लिंक कहाँ पर है? इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो आपको दे दी गई है। तो टेलीग्राम ग्रुप से जाकर आप इस PDF फाइल, इस मॉडल पेपर को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब तक जितने भी क्लासेस आपको लगातार दी गई मॉडल पेपर की, सभी मॉडल पेपर टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध है। तो वहाँ से जाकर आप इसे आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा और इस वीडियो को, इस क्लास को शेयर जरूर कीजिए। अगले प्रश्न को और हम यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 16 है TLM। ठीक है, TLM, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, तो TLM क्या है? तो TLM वह सामग्री जिसके द्वारा शिक्षण को सरल, सुगम और आकर्षक बनाया जाता है। शिक्षक बच्चों को पढ़ाते समय जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है वह शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ कहलाती हैं। ठीक है, कैसी? शिक्षण अधिगम सामग्री। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। प्रश्न संख्या 17 है। निदान शब्द से आप क्या समझते हैं? तो बालक जब अध्ययन करते हैं, जब पढ़ाई करते हैं तो उन्हें किस समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है और उन समस्याओं का पता लगाने के लिए जो परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं उनको निदान कहा जाता है। और निदान में समस्या का पता लगाते हैं। क्या करते हैं? निदान में समस्या का पता लगाते हैं। प्रश्न संख्या 18, पर्यवेक्षण के कोई 2 प्रकार बता दीजिए। तो पर्यवेक्षण आपका निरंकुश या सत्तावादी पर्यवेक्षण हो सकता है, जिसमें सत्ता पक्ष का दबाव यहाँ पर मौजूद होता है कि आपको इसी तरह से पर्यवेक्षण करना है, कहीं ना कहीं दबाव रहता है पर्यवेक्षणकर्ता पर। दूसरा होता है आपका लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण, जिसमें किसी भी तरह का दबाव नहीं होता है पर्यवेक्षण पर। वो अपने खुले मन से, खुले स्वभाव से जो पर्यवेक्षण है वो करता है और ठीक से पर्यवेक्षण करता है। तो ये पर्यवेक्षण का आपके 2 प्रकार हो सकते हैं, लोकतांत्रिक और निरंकुश या सत्तावादी पर्यवेक्षण। प्रश्न संख्या 19 से मंदबुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषता बता दीजिए। तो मंदबुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से कम होती है। जन्मजात मानसिक क्रियाएं सामान्य बालकों की अपेक्षा कम होती हैं। स्मृति विस्तार, ध्यान विस्तार आदि जो है वो कम होता है। ये मंदबुद्धि बच्चों की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, इनका IQ लेवल भी कम होता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न को हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। निर्देशन और परामर्श किन दृष्टिकोणों से आवश्यक है? तो निर्देशन और परामर्श जो है वो बालकों के भविष्य का मार्ग प्रदर्शित करने और बालकों में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने के लिए
आवश्यक होता है। प्रश्न संख्या 21 है, बाणी बाधित बच्चे कौन होते हैं? जो ठीक से बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसे बालकों को वाक्य विकलांग कह दिया जाता है, जिसमें हकलाना हो गया, तुतलापन हो गया, धीरे धीरे अटक कर बोलना हो गया, नाक के सुर से बोलना इत्यादि, इसे आप बाणी दोष कह देते हैं। प्रश्न संख्या 22 है आपका। प्रश्न संख्या 22 में आपसे पूछा रहा है सामान्य बच्चे की 2 विशेषताएं बता दीजिए। तो इनकी जो बुद्धि होती है वो सामान्य होती है, ठीक है, 90 से लगभग 110 के बीच होती है सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि, और वह शारीरिक और मानसिक रूप से एकदम परिपक्व होते हैं, ठीक है। कैसे परिपक्व होते हैं? शारीरिक और मानसिक रूप से, ठीक है। तो ये सामान्य बच्चे आपके होते हैं। प्रश्न संख्या हो गया आपका 23, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रतिभाशाली बच्चे किन्हें कहते हैं? तो प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है, ठीक है, या फिर 120 प्लस होती है, तो उन्हें हम प्रतिभाशाली बच्चे कह देते हैं। कैसे? प्रतिभाशाली बच्चे कह देते हैं। प्रश्न संख्या 24 आपका, निर्देशन और परामर्श में 2 प्रमुख अंतर बताई दीजिए। तो निर्देशन सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों प्रकार का हो सकता है। आप निर्देश दे सकते हैं किसी एक व्यक्ति को और बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ, जबकि जो परामर्श होता है वो एक समय में एक ही व्यक्ति के लिए उपलब्ध होता है। किसी को परामर्श सलाह देंगे तो एक व्यक्ति को एक ही समय में देंगे। फिर से ऑप्शन यहाँ पर 2 है, ठीक है, पॉइंट 2 है। निर्देशन में व्यक्ति को समस्या समाधान के योग्य बनाया जाता है। निर्देशन में क्या होता है? किसी व्यक्ति को समस्या का समाधान करने के योग्य बना दिया जाता है। जबकि परामर्श क्या होता है? परामर्श के माध्यम से व्यक्ति को आत्मनिर्देशन के लिए सक्षम बनाया जाता है। आत्मनिर्देशन, खुद के निर्देशन के लिए सक्षम बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 25 आपका, विद्यालय पर्यवेक्षण का क्षेत्र बता दीजिए। तो विद्यालय पर्यवेक्षण का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी बड़ा है। इसमें विद्यालय का परिवहन हो गया, भवन हो गया, ठीक है, और कक्षों से संबंधित मानक, खेल का मैदान, आकार, छात्रों की संख्या और कोर्स के अनुसार कक्षों की संख्या, प्रयोगात्मक प्रयोगशालाओं की स्थिति, शिक्षक एवं छात्र अनुपात आदि शामिल किए जाते हैं। तो ये विद्यालय का पर्यवेक्षण होता है, ठीक है, क्षेत्र होता है विद्यालय पर्यवेक्षण का क्षेत्र। शैक्षिक पिछड़ेपन के 2 प्रमुख कारण लिख दीजिए। तो शैक्षिक पिछड़ेपन के 2 प्रमुख कारण हैं, निम्न सामान्य बुद्धि, ठीक है, इसके अलावा दूसरे हो सकता है आपका परिवार का वातावरण, की उस तरह का वातावरण परिवार में नहीं है जिसमें बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं? तो समावेशी बालक वे बालक होते हैं जो या तो शारीरिक एवं मानसिक रूप से सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, या प्रतिभाशाली होते हैं और औसत बालकों से अलग होते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, प्रतिभाशाली बालक की एक परिभाषा दे दीजिए। तो प्रेम पसरीचा के अनुसार प्रतिभावान बालक वह है जो कि सामान्य बुद्धि की दृष्टि से श्रेष्ठ प्रतीत होता है, अथवा वह है जो उन क्षेत्रों में जिनका अधिक बुद्धि लब्धि से संबंधित होना आवश्यक नहीं है, उच्च कोटि की विशिष्ट योग्यताएं रखता है, जिसे हम प्रतिभाशाली बालक जो है वो कह देते हैं, ठीक है। तो बढ़ रहे हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या है 29, सृजनात्मकता के प्रमुख प्रकार तत्व बताइए। तो सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व क्या है? मौलिकता हो गया, परिवाह क्षमता हो गया, लचीलापन हो गया, विस्तार से क्षमता हो गया, पुनः परिभाषीकरण हो गया, समस्या की अनुभूति हो गया। ये सारे के सारे सृजनात्मकता के तत्व हैं। प्रश्न संख्या 30 है, पिछड़े बच्चों की विशेषताएं लिखिए। तो पिछड़े बच्चे कौन होते हैं? जिनके पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि सामान्य या औसत से कम होती है। पिछड़े बच्चों का अधिगम स्तर मंद होता है। पिछड़े बच्चों का व्यवहार असमायोजित होता है। और अगला पॉइंट है, पिछड़े बच्चे जीवन में निराशा का अनुभव करते रहते हैं। जो बच्चे पिछड़े होते हैं, ठीक है, ठीक से पढ़ाई करने में या अन्य किसी तरह से, वो जीवन में निराशा का अनुभव करते हैं। यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है, इन्हें आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चन यहाँ पर आपका परीक्षा में आने वाला है। तो ये जितने भी क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, मैंने आपको पहले ही कहा, इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से तैयार कीजिए। बाकी यहाँ पर आपकी आंसर की भी दी गई है, ये आंसर की आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, ठीक है, इसे भी देख लीजिए आंसर की को। और इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि परीक्षाओं तक यहाँ पर लगातार आपको मॉडल पेपर दिए जाएंगे इसी तरह से। तो दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्ट।